हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है सल्तनत कालीन संस्कृति। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अलबरूनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के कवि एवं लेखक हैं और हिंदी के नरपति नाल, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है मेहराब, गुंबद और मीनारें जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। दूसरा है, कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। अगला प्रश्न ग नंबर है, सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सूफी एक ईश्वरवादी थे। वे संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौंदर्य एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस कला के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। अगला प्रश्न घ नंबर है, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल के कुछ प्रमुख संतों के नाम हैं कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभ भाईचार्य, मीराबाई आदि। अगला है अंग नंबर प्रश्न, सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल की ढाका यानी बांग्लादेश एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं से 14वीं शताब्दी में वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। भारत से चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात होता था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र से बनती थी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही ऐसा सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अगला प्रश्न है ज नंबर, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया। इसका उत्तर हो जाएगा तुर्क और अफगान को अपने
सैथे धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही ऐसा सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। अगला प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों की समझ सत्य अथवा असत्य लिखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, सल्तनत काल में सुल्तान को स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ये क्या है? सत्य है। अगला है, युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है? असत्य है। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये भी क्या है? सही है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम सत्य। अगला है, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये क्या है? सत्य है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। ये क्या है? असत्य है। अगला है 3 नंबर, टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दिया गया है टंका और जीतल, इक्तादार, मुकद्दम या चौधरी। हमें इन पर टिप्पणी लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले टंका और जीतल। सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखानों शुरू कराए गए। इन कारखानों में ही टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी के साथ सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का विकास हुआ। अगला है इक्तादार। सल्तनत काल में समस्त देश अपने अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक्ता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्ति करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायित्व होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवारी, फौजी दस्ते और पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। अगला है मुकद्दम या चौधरी। सल्तनत काल में प्रत्येक सिक्क पैरगनों में बांटा जाता था। गांवों के समूह को पैरगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधित सभी कागजात वह रखता था।
गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदारी का भाग होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। अगला प्रश्न है सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पर देखिए हमने मिलाया है, दिया गया है इसमें मनछिंद्र। देखिए यहाँ पर दिया गया है मनछिंद्र, जोग, बरनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हमें मिलान करना है। तो जो मनछिंद्र है वो क्या है, चिकित्सक हैं। जोग शैल्य चिकित्सक हैं। बरनी प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध विद्वान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है, सूफी संत हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।